यहाँ पूरा एक गांव एक ही कमरे में रह रहा है। मणिपुर के लोगों को क्यों मार डाल रहे हैं? ये जो 2 बच्चे जो आज मरे हुए हैं। मणिपुर का संकट। इस विश्लेषण में हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि सीधे ऑब्जेक्टिव डेटा और ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए इस लंबे आपातकाल की असल जड़ों और इसकी जमीनी हकीकत को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 क्या है? ये महज एक नंबर नहीं है बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत। इस संकट को शुरू हुए पूरे 3 साल बीत चुके हैं। जी हाँ, 2023 का वो संघर्ष अब 2026 तक खींच चुका है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर अब इस मुद्दे की चर्चा धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इस दूसरे नंबर को देखिए, 67,000, 67,000। सोचिए जरा, ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें अपने ही राज्य में दर बदर होना पड़ा है। अभी लोग मच्छरदानी लगा के, बेडशीट्स लगा के यहाँ पे रह रहे हैं। ये मेरा पति सोएगा, मेरा बच्चा और मैं सोएगा, वहाँ पर मेरा ससुर, मेरा माजी सोएगा, वहाँ पर भी दीदी सोएगा। जो बहुत बड़ा मानवीय पैमाना है। तो इस पूरे संघर्ष को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके भौगोलिक विभाजन को समझना होगा। देखिए, इस पूरे विवाद के बिल्कुल केंद्र में एक बहुत बड़ा असंतुलन है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है इम्फाल घाटी। ये राज्य की कुल जमीन का केवल 10% हिस्सा है, लेकिन राज्य की 53% आबादी यहीं रहती है, जिसमें मुख्य रूप से मैतेई समुदाय के लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ 90% जमीन घेरने वाले विशाल पहाड़ी जिले हैं। यहाँ कुकीजो और नागा जनजातियां रहती हैं, जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी का दर्जा मिला हुआ है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विभाजन है ना, ये सीधे तौर पर राजनीतिक और कानूनी अधिकारों में बदल जाता है। कैसे? 60 विधायकों वाली विधानसभा में 40 विधायक केवल उस 10% क्षेत्र वाली इम्फाल घाटी से आते हैं, जबकि 90% वाले विशाल पहाड़ी क्षेत्र से केवल 20 विधायक। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 371C के तहत गैर आदिवासी लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते। और सच कहूं तो यही जमीन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा इस पूरी टेंशन की सबसे बड़ी जड़ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चिंगारी भड़की कैसे? आइए उन तात्कालिक कारणों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस हिंसा को ट्रिगर किया। देखिए, हालात रातों रात खराब नहीं हुए थे। 2023 से पहले ही राज्य में संरक्षित वन क्षेत्रों से बेदखली और अफीम की खेती को खत्म करने के अभियान चल रहे थे, जिससे तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर अप्रैल 2023 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो मैती समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर विचार करे। और बस 3 मई 2023 को जब एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला गया, तो बरसों से जमा हो रहा ये बारूद फट पड़ा और हिंसा शुरू हो गई। अगर हम रिपोर्ट्स को ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि दोनों ही पक्षों के अपने अपने बहुत गहरे डर हैं। एक तरफ मैती समुदाय एसटी दर्जे की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ कुकीजो समुदायों को ये डर सता रहा है कि इससे उनकी जमीन और सरकारी नौकरियों का कोटा छिन जाएगा। इसके साथ ही राज्य का जो आक्रामक वॉर ऑन ड्रग्स अभियान था और म्यांमार बॉर्डर से जो लगातार शरणार्थी आ रहे थे, इन सब चीजों ने मिलकर दोनों समुदायों के बीच अविश्वास को चरम पर पहुंचा दिया। अब इन राजनीतिक और कानूनी विवादों से थोड़ा हटकर जरा ग्राउंड पर चलते हैं और इस संकट की वजह से ढहते बुनियादी ढांचे को देखते हैं। इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च का ये अकादमिक मूल्यांकन देखिए। ये साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि रिलीफ कैंप्स में आधारभूत संरचना की स्थिति कितनी भयावह है। ये कोई आम न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर स्कॉलरली दस्तावेज है जो हमें बताता है कि ये मानवीय संकट असल में कितना गहरा है। इन कैंप्स के अंदर की हकीकत वाकई विचलित करने वाली है। वहाँ भयंकर भीड़ है, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो चुकी है, क्योंकि कई स्कूलों को ही तो कैंप्स में बदल दिया गया है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला डेटा पॉइंट ये है कि इन कैंप्स के भीतर 164 बच्चों का जन्म हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बुनियादी मातृ स्वास्थ्य देखभाल के पूरी तरह ढह जाने का सीधा सीधा सबूत है। इस पूरी स्थिति की गंभीरता को इस कोट से बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा का अभाव इलाज योग्य बीमारियों को जानलेवा बना रहा है। मतलब जो बीमारियां आसानी से ठीक हो सकती थीं, वो अब मेडिकल नेटवर्क के टूटने की वजह से लोगों की जान ले रही हैं। अब इस बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने के लिए कानून और सुरक्षा के मोर्चे पर क्या हो रहा है, आइए यूएपीए के विस्तार को समझते हैं।
राज्य सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून यानी यूएपीए की धारा 43A को लागू कर दिया है। इसके मायने ग्राउंड पर बहुत गहरे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों जैसे कि हेड कांस्टेबल या हवलदार को भी महज किसी संदेह या रीजन टू बिलीव के आधार पर गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती करने के व्यापक अधिकार मिल गए हैं। अब इस बड़े फैसले पर दो बिल्कुल विपरीत तर्क सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार का अपना लॉजिक है कि भाई एफआईआर का वर्कलोड बहुत ज्यादा है और सीनियर ऑफिसर्स की कमी है, इसलिए काम चलाने के लिए ऐसा करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ जो नागरिक अधिकार समूह हैं, उनकी चिंताएं बहुत गहरी हैं। उनका कहना है कि इस पावर का भारी दुरुपयोग हो सकता है, मनमानी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और आम नागरिकों की सुरक्षा काफी कमजोर पड़ सकती है। और सबसे बड़ा डर ये पैदा हुआ है कि कहीं इन कड़े कानूनों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण विरोध करने वाले आम नागरिकों के खिलाफ न किया जाने लगे। अगर ऐसा होता है तो राज्य प्रशासन और जनता के बीच जो अविश्वास की खाई है वो और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। अंत में बात करते हैं जवाबदेही की, इंसाफ की वो तलाश जो इतने समय बाद अब धुंधली पड़ती जा रही है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आपातकाल कोई बीती हुई बात नहीं है। हम अप्रैल 2026 में हैं और हिंसा अब भी जारी है। मणिपुर के लोगों को क्यों मार डाल रहे हैं? ये जो 2 बच्चे जो आज मरे हुए हैं अपनी मम्मी के हाथों में, उनके घर में रॉकेट मिसाइल मारा गया था। इंटरनेट ब्लैकआउट, नए कर्फ्यू और बड़े पैमाने पर मशाल रैलियां। साफ है कि शांति आज भी वहां अविश्वसनीय रूप से नाजुक है। 3 साल, 4 डेडलाइंस और 0 दोष सिद्धि। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। 260 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन कानूनी स्तर पर किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। ये सिर्फ एक पंक्ति जवाबदेही तय करने में जो प्रणालीगत विफलता है, उसे पूरी तरह उजागर कर देती है। जांच आयोग की रिपोर्ट लगातार टलती जा रही है और दुख की बात यह है कि राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भी इस अहम मुद्दे से अब हटता जा रहा है। उच्च स्तरीय हस्तक्षेप की कमी है और इस तरह के भीषण संकट का एक न्यू नॉर्मल बन जाना ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। बिना जवाबदेही और बिना किसी ठोस समाधान के एक विभाजित राज्य कब तक एक निरंतर आपातकाल में टिका रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके मानवीय और संरचनात्मक परिणाम हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।